बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन विंड लाइटनिंग पवेलियन के फॉर्मेशन के ऊपर अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक करता है। विंड पवेलियन के तीनों एल्डर्स शोयन के एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं और फाइनली उनका वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय होता है और तीनों एल्डर भी जमीन पर गिर जाते हैं। शोयन उनका स्टोरेज रिंग लूट लेता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शोयन उनका स्टोरेज रिंग लेकर उनको चिढ़ाता है। शोयन को भी पता है कि ये लोग दोबारा शोयन से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। हंसते हुए उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने मुझे फाइट करने के लिए उकसाया था, अब इसके बदले मेरा कोई तो फायदा होना चाहिए, इसीलिए अब मैं तुम्हारे इन स्टोरेज रिंग को अपने पास रखने वाला हूँ। शोयन की बात को सुनकर ये मोटा एल्डर गुस्साता है, शोयन के ऊपर अटैक करना चाहता है पर दूसरा एल्डर उस मोटू एल्डर को रोकता है। कहता है, नहीं, ये लड़का शोयन बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम लोग इसके लिए कोई भी मैच नहीं है। हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम लोग अभी चले जाएं और अच्छी तैयारी के साथ इसके ऊपर दोबारा हमला करें। कहते हुए तीनों ही एल्डर तुरंत ही वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। शोयन उनको मुस्कुराते हुए देख रहा है, उनकी स्टोरेज रिंग से खेल रहा है। शोयन को पता है कि उनके स्टोरेज रिंग में वो 3 सिल्वर स्क्रॉल्स होंगे जो कि शोयन को लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को सीखने में मदद करेंगे। वैसे ही शोयन तीनों ही स्टोरेज रिंग के अंदर से उन तीनों स्क्रॉल्स को बाहर निकाल कर चेक करता है और रिजल्ट देखकर शोयन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है। कहने लगता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, बाकी के 3 स्क्रोल इन तीनों बुड्ढों की स्टोरेज रिंग में मिल गए। शोयन खुशी खुशी उन तीनों स्क्रोल को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, लेकिन तभी पीछे उसके एक जोर की आवाज आती है। ये आवाज होंग तियानशाओ की गिरने की थी। होंग तियानशाओ जो कॉन्फिडेंटली शोयन के अर्थ डीमन पपेट को रोकने के लिए गया था। इसकी हालत देखकर हमें समझ में आता है कि अर्थ डीमन पपेट ने इसका मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया है। बेचारा पूरा लहू लहान हो चुका है और इसको यहाँ पर बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। उसको यहाँ पर आने पे रियलाइज हो जाता है कि तीनों वो एल्डर्स यहाँ से भाग चुके हैं तुरंत ही, इसीलिए वो भी वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। पर दोस्तों, होंग तियानशाओ जब छुके से वहाँ से भाग रहा था, रास्ते में उसको शोयन मिल जाता है जो कि उसी के सामने जैसे भूत बनकर खड़ा हो जाता है। होंग तियानशाओ शोयन को देखकर डर जाता है, दूसरी ओर से भागने की कोशिश करता है पर दूसरी ओर शोयन का अर्थ डीमन पपेट उसका रास्ता रोक लेता है। होंग तियानशाओ अब दोनों ओर से फंस चुका है। ये देखकर इसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर उसके दिल में बहुत ज्यादा डर उभर कर आती है, जिसके बाद वो एकदम से पोलाइट हो जाता है। शोयन की ओर देखकर कहता है, ब्रदर शोयन, वो मेरा होंग फैमिली था जिन्होंने आपको परेशान करा, जिसकी वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। मैं अपने होंग फैमिली की ओर से खुद झुककर आपसे माफी मांगता हूँ और इस वजह से आपको जो भी लॉस हुआ उसके लिए मैं आपको अच्छा कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। शोयन जब होंग तियानशाओ से कंपनसेशन की बात सुनता है वो रुक जाता है। कहता है, कंपनसेशन? तुम मुझे क्या कंपनसेशन दे सकते हो? लेकिन दोस्तों, हमें पता चलता है होंग तियानशाओ जो सामने से दिखा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। असल में तो वो अभी शोयन को मारने के लिए अपने हाथों में पीछे में एक अटैक तैयार कर रहा है और अपने मन में कह रहा है, शोयन, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल और रूथलेस हो। तुम्हारे वजह से मेरी होंग फैमिली बर्बाद हो गई और इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लड़के, तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए होंग तियानशाओ अपने हाथों में क्रिएटेड उस एनर्जी से शोयन के ऊपर एक बहुत ही डेंजरस हमला करने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ भी करता, पीछे से वो अर्थ डीमन आकर होंग तियानशाओ के हाथों को पकड़ लेता है, उसको टोटली अरेस्ट कर लेता है और अर्थ डीमन पपेट ने जिस मजबूती से होंग तियानशाओ के हाथों को मरोड़ा है, होंग तियानशाओ की चीखें निकल आती है। होंग तियानशाओ समझ गया है कि अब तो शोयन उसको निपटा देगा, इसीलिए घबराते हुए वो गिड़गिड़ाने लगता है, शोयन, शोयन, मेरी बात सुनो, रुक जाओ प्लीज, मुझे एक और चांस दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे सारे बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। लेकिन तब शोयन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है, वो तीनों एल्डर्स जो यहाँ से भाग गए, उनके भागने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अगर आज तुम मेरे हाथों से बच के भाग गए, ये बात मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। कहते हुए शोयन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को होंग तियानशाओ के ऊपर छोड़ता है, जिससे पल भर में होंग तियानशाओ जलकर राख हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ की बातें तो कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, फाइट खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब हान फैमिली शोयन के पास आ
जाते हैं। हानता खुद हाथ छोड़कर शियन को उन लोगों की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। कहने लगता है आपने जो आज हमारी रक्षा विंड लाइटनिंग पवेलियन से करी है, आपका ये काइंडनेस मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और हमारा हान फैमिली हमेशा हमेशा के लिए आपके इस काइंडनेस को अपने दिल में याद करके रखेगा। शियन भी उनकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद कहता है मुझे लगता है अब विंड लाइटनिंग पवेलियन हान फैमिली के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेगा, ना ही आप लोगों को मेरे वजह से थ्रेटन करने की कोशिश करेगा। हानता कहता है ब्रदर शियन आप हमारी चिंता ना करें, ये हम लोगों का खराब टाइम चल रहा था। अगर आज हमारे एंसेस्टर हमारे साथ होते तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों की हमें इस तरह से थ्रेटन करने की हिम्मत नहीं होती। बहुत जल्दी हमारे एंसेस्टर हमारे पास आ जाएंगे, आप हमारे लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहें। जिसके बाद हानफे शियन के पास आ जाती है। शियन से पूछती है शियन तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शियन हानफे से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे से मैटर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है तो मेरे लिए यहाँ पे रुकना कोई भी मतलब नहीं रखता है, इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ से जाने की इजाजत चाहता हूँ। आप लोगों की काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। कहकर शियन वहाँ से जाने लगता है तो हानसू पीछे से आकर शियन को टोकती है। शियन तुम जा रहे हो तो सिर्फ ना जाओ, ऐसा नहीं कहती है शियन तुम वापस कब आओगे? शियन तब हानसू की ओर देखते हुए कहता है हानसू अभी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है और जब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मेरे वजह से कोई भी तुम लोगों को थ्रेटन करने की हिम्मत ना करे, उस वक्त मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। बाद में मिलते हैं कहते हुए शियन वहाँ से उड़ जाता है। शियन को जाता हुआ देखकर हानसू उदास हो गई है, पर वो शियन के लिए खुश भी है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को दोबारा शियन को दिखाया जाता है जो कि इस बार किसी केव में है। इस वक्त शियन आग जलाकर अपनी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस कर रहा है। इस फाइट से शियन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अगर मास्टर जुनजी नहीं होते तो शियन कभी भी इन लोगों से कम्पीट नहीं कर पाता। मास्टर जुनजी उसी जगह पर लेटे हुए हैं, शियन को देख रहे हैं। कुछ समय के बाद शियन का रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो टोटल रिकवर्ड हो जाता है। फिर ये चीज देखकर मास्टर जुनजी शियन से कहने लगते हैं तुम्हारी इंजरीज तो हमेशा की तरह सेम है, वही पेन वही कट्स वो सारी चीजें हमेशा की तरह ठीक हो जाएंगी, पर मेरी चिंता का कारण कुछ और है। शियन जब जब तुम मेरी एनर्जी को यूज करते हो मेरी सोल का कुछ अंश तुम्हारे बॉडी में छूट जाता है और शियन मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शियन कहने लगता है हाँ दूसरे की पावर को यूज करके मैं कब तक ही इस दुनिया में सरवाइव करूंगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ से ज्यादा मुझे अपने इंटरनल स्ट्रेंथ में फोकस करना होगा। पर मास्टर जुनजी कहते हैं शियन तुम मेरी बात समझे नहीं, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो इससे काफी ज्यादा ट्रिकी है। अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में होता तो मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम को आराम से ठीक कर देता, पर तुम देख ही रहे हो ना मैं एक सोल हूँ, इस वक्त मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता हूँ। शियन अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक मेरे ये सोल के रेसिड्यू रहे तो वो अपने अमाउंट को बढ़ाकर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से तुम्हारे इस सोल को बाहर निकाल दे, जिसके बाद तुम भी मेरी तरह एक सोल बनकर घूमोगे। शियन कहता है पर जब मैं मास्टर यालाओ के सोल को यूज करता था तब तो मेरे अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी। जिसके बाद वो मास्टर यालाओ के रिंग को देखता है, कहता है मास्टर यालाओ ने जरूर मेरे लिए इसके बारे में कुछ छोड़ रखा होगा। चेक करता है और फिर उसे एक स्क्रोल मिलता है। स्क्रोल में वो मेथड लिखी हुई थी जिसकी मदद से शियन अपने बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर सकता है। अब ये चीज जानकर मास्टर जुनजी शियन के पास आ जाते हैं, कहते हैं कमाल है तुम्हारे टीचर के पास इस तरह का भी कोई मेथड है। तुम्हारे टीचर के बारे में जान कर मैं तो तुम्हारे टीचर के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर ही तुम्हारे टीचर से एक बार मिलना चाहूंगा, उनसे हाथ मिलाना चाहूंगा। जिसके बाद शियन उस स्क्रोल को खोलता है। स्क्रोल में उस पिल का नाम लिखा हुआ था किंग हुनदान, जो कि एक 6th ग्रेड के पी का एलिक्सर है। शियन उस स्क्रोल को पढ़ता है, उसमें लिखी मेथड्स को पढ़ने लगता है। शियन कहता है मुझे फ्यूचर में इस पिल को रिफाइन करना होगा ताकि मैं अपने बॉडी को क्लीन कर सकूं। इसके मटेरियल्स नॉर्मल ग्रेड के हैं, शायद मुझे मार्केट में मिल जाएं, पर अभी के लिए मेरे पास इससे भी और एक इंटरेस्टिंग चीज है। जिसके बाद शियन अपने स्टोरेज रिंग से उन तीनों सिल्वर स्क्रॉल्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक के मेथड्स लिखे हुए हैं और फिर एक ही साथ उन चारों स्क्रॉल्स
उसको खोल देता है। हम लोग मास्टर जुनसी को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सोने लगते हैं, इसीलिए वो आराम करने के लिए शोयन के रिंग में अंदर चले जाते हैं। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना।